हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 2 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है, इसलिए आप वहीं से इसे तुरंत का तुरंत डेली का डेली डाउनलोड कर लिया करिए। और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और अनाउंसमेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने साल भर का मंथली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप सभी को ये बताना है कि जून मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो कल शाम को ही अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, अल मजलिस अल वतनी अल इत्तेहादी ये कौन से देश की संसद का नाम है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो संसद है उसका नाम है ये। बाकी जो ईरान की पार्लियामेंट है, इसका नाम है इस्लामिक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? इस्लामिक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया में भी जो संसद है इसको बोला जाता है कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, लेकिन पूरा नाम बस आगे क्या है, नेशनल लगा दिया जाता है। तो नेशनल कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। और जो इंडोनेशिया की है इसको बोलते हैं पीपल्स कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। तो तीनों कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है। ईरान वाली इस्लामिक लग जाएगा नाम, सऊदी अरेबिया वाली में नेशनल लग जाएगा, और इंडोनेशिया वाली में पीपल्स लग जाएगा। ईरान की कैपिटल है तेहरान, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, इंडोनेशिया की कैपिटल बोर्नियो, और यूएई की कैपिटल अबू धाबी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो इसका नाम अब पड़ चुका है वीर सावरकर सेतु। और इसके अलावा एक और चेंज आया है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसका भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, और पूरा नाम इसका है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति स्विधि नामा सेतु अटल ब्रिज। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होगा। और बाकी ये जो वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक है इसकी टोटल लेंथ है 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। मुंबई में अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं रमेश बाइस। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आज तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट करी जाएगी, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा तरंग शक्ति। आज तक भारतीय वायुसेना ने इससे बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करी है। आज तक की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज ये होगी। और इसमें 12 देश हिस्सा ले रहे हैं टोटल। लेकिन 12 में से अगर बात करी जाए तो 6 देश इसमें प्रॉपरली हिस्सा लेंगे, और 6 देश ऑब्जर्वर की तरह इसमें हिस्सा लेंगे। मतलब वो एयर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो केवल इसे दूर से देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। जो मेन कंट्रीज हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एक तो फ्रांस ले रहा है हिस्सा, ये तय है। अमेरिका भी इसमें हिस्सा ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा इसमें, और ब्रिटेन हिस्सा लेगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी के 2 देश कौन से होंगे वो आने वाले टाइम पर पता लग जाएगा, अगले 2 महीने में ये क्लियर हो जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? ये है VRचौधरी, विवेक राम चौधरी। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख में सबसे ज्यादा सीनियर VRचौधरी ही हैं। अब सबसे पहले अगर कोई रिटायर होंगे तो VRचौधरी ही रिटायर होंगे। इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी। सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर अपॉइंट किए गए हैं। कौन है? अजय भटनागर। और अजय भटनागर 1989 बैच के अधिकारी हैं, और ये झारखंड कैडर से आते हैं। इसके अलावा इस टाइम पर सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ ही टाइम पहले प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ये सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब करी गई है? 1963 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह देव को अपॉइंट किया गया है। किसको? टीएस सिंह देव। और इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। और ये सीनियर कांग्रेस लीडर है टीएस सिंह देव। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहली बार ये वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में 2008 में चुने गए थे। तब से इनका राजनीतिक कैरियर लगातार मुकाम पर चल रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर इस टाइम पर हेल्थ मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, और वाणिज्य मंत्रालय मतलब कॉमर्स कॉमर्स डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? ये है विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के कई बार आपसे फोक डांस भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर कर्मा नाच चलता है, एक यहाँ का डांस है, इसको बोलते हैं कपालिक। क्या बोलते हैं? कपालिक। एक यहाँ पर गेंदी नाच चलता है, पंथी डांस भी यहीं का है, और राउत नाच भी यहीं का है। ये सब फोक डांस है छत्तीसगढ़ के। यह कौन सा शहर है भारत का जहां पर पहली बार पुलिस के द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च करी गई है? और यह एरियल सर्विलांस के लिए लॉन्च करी गई है, मतलब पूरे शहर में पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी रखेगी। तो यह भारत का पहला शहर बन गया है चेन्नई। और चेन्नई के अंदर ये जो पूरी व्यवस्था स्थापित करी गई है ड्रोन यूनिट, इसके लिए 3.6 करोड़ की लागत आई है। मतलब करीब करीब आप ये समझ लो 3.5 करोड़ की मदद से इस पूरी स्पेशल यूनिट को बनाया गया है। इस यूनिट के अंदर 9 ड्रोन्स होंगे, जो कि पूरे चेन्नई के अंदर सर्विलांस का काम करेंगे। इन ड्रोन्स की रेंज होगी, मतलब पुलिस स्टेशन से जहां से इनको कंट्रोल किया जाएगा, ये पुलिस स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस तक जाने में सक्षम होंगे। इन 9 ड्रोन्स में 3 लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होंगे, बाकी 3 क्विक रिस्पॉन्स के लिए होंगे, और 3 आपके हैवी लिफ्टर होंगे। हैवी लिफ्टर का मतलब वो आपके किसी भी एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रिमोट एरिया है, वहां पर मेडिसिन पहुंचाने का काम करना है, ठीक है, दवाइयां पहुंचानी है, तो इस तरीके का काम भी वो कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और इसका उद्घाटन तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सी शैलेंद्र बाबू के द्वारा किया गया है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और साथ में इनके चेन्नई के पुलिस कमिश्नर शंकर जिवाल भी मौजूद थे। अभी हाल ही में क्या हुआ, साउथर्न इंग्लैंड में यूके इंडिया अवार्ड्स समिट का आयोजन किया गया। इस अवार्ड के फंक्शन में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह भारत की आन बान शान एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से। एमसी मैरी कॉम 20 साल से ज्यादा बॉक्सिंग में दे चुकी हैं, लगभग हर एक बड़ी यूनिट इन्होंने जीती हुई है। और एमसी मैरी कॉम को सर्वोच्च सम्मान खेल का आज तक कौन सा मिला है, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? वैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जो पहले हुआ करता था, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान कर दिया गया है। तो यही है सर्वोच्च सम्मान। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो क्या कि एमसी मैरी कॉम को ये अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है? भारत का यह कौन सा राज्य है जो कि 2022 से 23 के सत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट में सबसे आगे रहा? मतलब यह कौन सा राज्य है जिसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सबसे ज्यादा निर्यात किया है? तो इसमें नंबर 1 पे तमिलनाडु ही रहा है। तमिलनाडु ने 2022 से 23 के सत्र में 5.37 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बाहर एक्सपोर्ट किया हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य रहा? तो सेकंड नंबर पे इसमें रहा है यूपी, जो कि दूसरे नंबर पे ऑलरेडी लिखा भी है। यूपी ने 4.90 बिलियन का निर्यात किया है। और तीसरे नंबर पे इस पे रहा है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा 4.52 बिलियन का निर्यात किया गया है। और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र रहा ही है। महाराष्ट्र के द्वारा 2.68 बिलियन का निर्यात किया गया है। तो ये टॉप 4 स्टेट हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैंने इनके निर्यात इन्होंने कितने का किया है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी करी गई है दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल बैंकों की। मतलब ये ऐसे बैंक है जिनकी वैल्यू पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये कौन सा भारतीय बैंक है जिसको इसमें शुमार किया गया है? ये है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक को दुनिया में चौथे नंबर पर रैंक मिली हुई है। नंबर 1 पे कौन सा बैंक रहा है? तो नंबर 1 पे जो बैंक है, ये है आपका बैंक ऑफ अमेरिका। क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ अमेरिका। माफी चाहता हूँ, नंबर 1 पे एक कंपनी है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन। तो जेपी मॉर्गन रही नंबर 1 पे। और दूसरे नंबर पे कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना रहा है। और तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ अमेरिका रहा है। और चौथे नंबर पे भारत का एचडीएफसी बैंक रहा है। अभी कुछ टाइम पहले एचडीएफसी बैंक का मर्जर एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हो गया था। तब से एचडीएफसी बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कहने का आप ऐसा समझ लो, भारत में कोई कंपनी अगर है तो वो एचडीएफसी है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, आप ऐसा समझ लो। बाकी एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन।
आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है वडोदरा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई। हेडक्वार्टर है मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। इस साल ब्रिक्स का जो समूह है, इसमें कितने नए मेंबर कंट्रीज के जुड़ने की संभावना है? तो ऐसी संभावना है कि इस साल 5 देश इसमें जुड़ जाएंगे। अब देखिए, ब्रिक्स की स्थापना करी गई थी साल 2006 में। तब ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक कहलाता था, तब ये ब्रिक्स नहीं था। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद 2010 में ये ब्रिक्स बन गया, BRICS। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया। 2014 में ब्रिक्स ने अपना एक बैंक खोला। उस बैंक का नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। बाकी ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, ये है शंघाई, चाइना का। अब देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले कुछ टाइम से कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इसमें जुड़ने की अपनी इच्छा जगह जाहिर करी है और इसमें जुड़ने के लिए एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं। जैसे कि इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो इन सभी देशों में से टोटल अगर बात करी जाए तो करीब 15 से 16 देशों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी इससे जुड़ने को। तो करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि 5 देश इस बार मंजूरी के साथ इसमें जोड़ दिए जाएंगे। फिलहाल लगभग जिस देश का जुड़ना तय है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की इसमें एंट्री होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, लगभग लगभग मान लीजिए कि वो जुड़ ही जाएगा। बाकी ब्रिक्स एक ऐसा समूह है 5 देशों का जो कि दुनिया भर की 42% जनसंख्या होल्ड करता है। मतलब इन 5 देशों को अगर आप मिला दो तो दुनिया भर की 42% जनसंख्या इन 5 देशों में निवास करती है। और इन 5 देशों में 30% जीडीपी पूरे दुनिया का कवर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिस टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम को किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो इसको आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम है क्या, जो कि ब्लॉकचेन बेसिस है। देखो, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लगभग लगभग हैक करना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि पुराने टाइम पे, तब से लेकर आज तक, रेलवे में जिन भी कारणों से एक्सीडेंट्स हुए हैं, उन सभी कारणों को दूर करते हुए ये अपने आप में एक सिग्नल बेस्ड सिस्टम बनाया जा रहा है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो ये अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा जो कि ड्राइवरलेस मेट्रोस को चलाने का काम करेंगे। मतलब मेट्रो बिना ड्राइवर के चल पाएंगी, भारत में ट्रेन्स भी आगे बिना ड्राइवर के ही चल पाएंगी और खुद ही अपने आप को सिग्नल को समझ के, दूसरी ट्रेनों की डिस्टेंस को समझ के खुद ही अपने आप को रोटेट करेंगी, मूव करेंगी। ब्रेकिंग सिस्टम भी अपने आप में इनके होंगे खुद ही। ये सारी चीजें टेम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा करी जाएंगी। तो ये आईआईटी खड़गपुर बना रहा है ये सिस्टम। ऑलरेडी इस तरीके की मेट्रोस जापान में है, ब्रिटेन में है और अमेरिका में है। ये कौन से बैंक्स हैं जिनको अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 लागू करने के लिए परमिट दे दिया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और जितने भी एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उन सभी को यह परमिट दे दिया गया है कि वो 2023 के महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को अप्लाई करें। अब सवाल ये उठता है कि ये है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक बैंक इस तरीके की पॉलिसी लागू करेगा जो कि महिलाओं के वेलफेयर से जुड़ी होगी। ये एक ऐसी योजना होगी जिसमें महिलाएं मिनिमम 1,000 रुपया अपना जमा करेंगी और मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं। ठीक है। 1,000 के बाद उनकी मर्जी है, वो 100-100 रुपए बढ़ाकर कितना भी अमाउंट अपने हिसाब से जमा कर सकती है। ठीक है। ये पैसा उन्हें 2 साल के लिए जमा करना होगा। अगर वो इस पैसे को 2 साल के लिए जमा करती हैं तो बैंकों की तरफ से उन्हें 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, हर 3 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट एज भी जुड़ेगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.7% 2 साल में। बीच में अगर महिलाएं इसे निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं, लेकिन बस एक कंडीशन है। अगर आप बीच में पैसा निकालते हो तो पूरा पैसा नहीं निकाल पाओगे। मैक्सिमम 40% तक आप पैसा अपना निकाल सकते हो, बाकी का पैसा आप मैच्योर होने के बाद ही निकाल पाओगे। तो इतना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आज की डेट में एफडीज में भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से महिला वेलफेयर के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया जा रहा है। ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 20वां नेशनल पैडी डे मनाया गया है, राष्ट्रीय धान दिवस जिसको बोला जाता है, और पैडी कल्टीवेशन फेस्टिवल
धान खेती महोत्सव। तो ये मनाया जाता है नेपाल के द्वारा हर साल। नेपाल ने 20वां राष्ट्रीय धान दिवस अभी हाल ही में मनाया है। आपको पता है नेपाल सबसे ज्यादा चावल इंपोर्ट कहाँ से करता है? भारत से इंपोर्ट करता है। और भारत सबसे ज्यादा चावल किसको एक्सपोर्ट करता है? तो भी आंसर नेपाल ही है। अभी कुछ टाइम पहले ही भारत सरकार के द्वारा 2022 में 6 लाख टन चावल नेपाल को दिया गया था एक्सपोर्ट स्वरूप। और नेपाल के अंदर जितने भी पैक्ड बासमती राइस की जितनी भी रेंज है, वो सब भारत से ही इंपोर्ट करी जाती है। आपको जानकर अचंभा होगा, नेपाल के अंदर जितनी भी खेती करी जाती है, उसका 47% सिर्फ और सिर्फ चावल है। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है पुष्प कमल दहल। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। भूटान में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हर वर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है जिसको नेशनल डॉक्टर्स डे बोला जाता है? यह दिवस 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर्स की हमारी लाइफ में क्या भूमिका है उसको समझने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये केवल एक ही देश में नहीं, दुनिया भर में डॉक्टर्स की अपनी एक पहचान है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं दुनिया का ये कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, सबसे ज्यादा सोने का भंडार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन में आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन है जहां पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये डिस्काउंट केवल एमटीएस बैचेस में चल रहा था। तो आप एमटीएस जो सितंबर में होने जा रहा है, अगर आप वो देने जा रहे हैं तो इन बैचेस को आप अवेल कर सकते हो। आज रात में 12 बजे के बाद से डिस्काउंट अवेल नहीं रहेगा। फिर जितनी फीस लिखी हुई है उतनी ही फीस में आपको ये बैचेस मिल पाएंगे। जितनी फीस है ऑलरेडी वो बहुत कम है, बट अभी 40% कम में आप इसे आज के आज अवेल कर सकते हो। आप केवल जीएस जीके या केवल इंग्लिश रीजनिंग या मैथ्स के स्पेसिफिक बैच भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा फुल जीएस का फाउंडेशन बैच भी आप ले सकते हैं आने वाले किसी भी 2023 एग्जाम के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।